गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम मूल अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इन अधिकारों के अंतर्गत हमने पहले समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लगा करके आर्टिकल 18 तक, फिर स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लगा करके आर्टिकल 22 तक, और आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और आर्टिकल 24। अब इसमें अनुच्छेद 23 इसमें क्या लिखा हुआ है? मानव के क्रय विक्रय व बेगार प्रथा पर रोक। बेगार प्रथा पर रोक। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का क्रय विक्रय नहीं हो सकता, मानव को दास बना करके नहीं रखा जा सकता, और पशुओं की भांति मानव का क्रय विक्रय निषेध है, तथा बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई है, ताकि पहले जमींदार और राजा महाराजा बंधुआ मजदूर रख देते थे और उन बंधुआ मजदूरों का शोषण करते थे। तो इस प्रकार किसी से बेगार प्रथा या बेगार से काम नहीं करवाया जा सकता। बेगार प्रथा क्या होती है विद्यार्थियों? बेगार प्रथा से तात्पर्य होता है कि बिना मेहनत ना दिए, बिना मजदूरी दिए किसी से श्रम करवाना, उसे बंधुआ मजदूर की तरह रख लेना, यह प्रथा क्या कहलाती है? बेगार प्रथा कहलाती है। पहले जमाने के अंदर विद्यार्थियों, राजा महाराजा, जमींदार, जो ये मजदूर लोग हैं, खेतीहर कृषक वर्ग के जो लोग हैं, उनको बंधुआ मजदूरी करवाते थे या टैक्स नहीं चुकाने के एवज में या लगा नहीं देने के एवज में जो हैं उनसे बेगार प्रथा से काम करवाते थे, और अपने खेतों में काम करवाने के लिए उनको किसी प्रकार का कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था। अरे के राजा महाराजाओं का आदेश आया है वहां, तो हमें जाकर के काम करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार की प्रथा क्या कहलाती है? बेगार प्रथा कहलाती है। और बेगार प्रथा पर रोक लगा दी गई, और मानव से बलात् श्रम नहीं करवाया जा सकता, जबरदस्ती उनसे श्रम नहीं करवाया जा सकता बिना पैसे के। तो बंधुआ मजदूरी, बेगार प्रथा, मानव के क्रय विक्रय, इन सभी पर रोक जो है किस आर्टिकल के तहत लगाई गई? आर्टिकल 23 के तहत लगाई गई। अब विद्यार्थियों बात है आर्टिकल 24 अनुच्छेद आर्टिकल 23 में क्या है? मानव के क्रय विक्रय व बेगार प्रथा पर रोक। और 24 में बात करते हैं हम बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध क्या है विद्यार्थियों? आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कार्यों जैसे खदान है, गोला बारूद की फैक्ट्रियां हैं, ऐसे खतरनाक कार्यों में
नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। जिनसे पत्थर तोड़ना है, उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता हो, ऐसे खतरनाक कार्य में बालकों को नहीं लगाया जा सकता। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार ऐसा कार्य करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि आर्टिकल 24 का उल्लंघन माना जाता है। तो विद्यार्थियों, जो तीसरा हमारा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसमें दो आर्टिकल ही है, एक आर्टिकल 23 है और एक आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 23 मानव के क्रय विक्रय व बेकार प्रथा पर रोक लगाता है, और आर्टिकल 24 जो है विद्यार्थियों, वो बाल श्रम को निषेध करता है। इस प्रकार से ये दो आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार से हैं। अगला नंबर 4, ये था नंबर 3। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28। अब इस प्रत्येक आर्टिकल में हम देखेंगे कि 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है और 28 में क्या है। तो पहले हमने पढ़ा 23 और 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे हम आर्टिकल 25 की। तो अनुच्छेद 25, इसमें अंतकरण की स्वतंत्रता, अंतकरण अंतकरण के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कोई मनुष्य किस धर्म को माने जो उनकी आत्मा कहे। अंतकरण के आधार पर व्यक्ति स्वतंत्र है, जो उनके अंतकरण की आवाज है। जिस धर्म को वो मानना चाहे, जिस धर्म के प्रति उनकी मान्यता है, वो आस्तिक है, नास्तिक है, इनसे राज्य का कोई लेना देना नहीं है। ये जो है उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अंतकरण के आधार पर किस धर्म को मानता है, या किस धर्म की विचारधारा में या धर्म के अंदर किस पंथ में विश्वास करता है। तो ये उस मनुष्य पर निर्भर करता है। इसके मामले में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तो अंतकरण के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है आर्टिकल 25 के अंदर। अब बात करें आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 के अंदर विद्यार्थियों, आर्टिकल 25 में अंतकरण के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता है, और 26 में है धार्मिक प्रबंधन। धार्मिक प्रबंधन कार्यों की स्वतंत्रता। यानी विद्यार्थियों, व्यक्ति धार्मिक प्रबंधन कर सकता है। किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, इनके लिए कोई कमेटी बनाई जा सकती है, और जो एक ट्रस्ट बनाया है उस ट्रस्ट का प्रबंधन करना, जिस मंदिर का या जिस मस्जिद का ट्रस्ट है वो प्रबंधन करने की उन्हें खुली छूट है। किस प्रकार से उन्हें अपने धर्मावलंबियों से जो है अनुदान लेना है, किसी प्रकार का कोई कर
वगैरह नहीं लगाया जाएगा। और धार्मिक प्रबंधन कार्यों के अंदर सरकार अगर अन्य धर्मों को सहायता देती है तो ऐसे ट्रस्टों की भी सहायता की जा सकती है, लेकिन सरकार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। इस प्रकार धार्मिक प्रबंधन कार्यों की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 27 धार्मिक कार्यों के लिए कर में छूट। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक संस्था के अंदर अनुदान देता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। साथ साथ में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इन ट्रस्टों की जितनी भी संपत्ति है उन संपत्ति पर सरकार जो है किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगाती। यानी धार्मिक कार्यों के लिए कर में छूट की बात जो है आर्टिकल 27 के अंतर्गत कही गई है। धार्मिक कार्यों के लिए किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। फिर विद्यार्थियों आर्टिकल 28 सार्वजनिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। धार्मिक शिक्षा पर रोक। प्यारे विद्यार्थियों, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन हैं उसके अंदर धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती और किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर अर्ध सरकारी संस्था है या निजी संस्था है उसके अंदर सरकारी अनुदान प्राप्त कोई संस्था है, अर्ध सरकारी है, तो वहां पर जो है ऐसी संस्थाओं के अंदर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन सार्वजनिक संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार की रोक जो है आर्टिकल 28 के अंतर्गत लगाई गई है। तो ये हमारे हुआ विद्यार्थियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से लगा करके 28 तक। अब अगर अगले की बात करें तो नंबर 5 शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार नंबर 5 पे है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ये विद्यार्थियों आर्टिकल 29 व 30 दो अनुच्छेदों में है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जिसके अंतर्गत पहले बात करें हम अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण 29 के अंदर अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी भाषा, लिपि, साहित्य को बनाए रखने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं। इनके लिए वो शिक्षण संस्था भी स्थापित कर सकते हैं। तो भाषा, लिपि,
साहित्य संस्कृति बनाए रखने का अधिकार, बनाए रखने का अधिकार, यानी अल्पसंख्यकों को अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपने साहित्य से, लिपि से, भाषा से किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 29 के अंदर स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। और फिर बात आती है आर्टिकल 30 की, अनुच्छेद 30, धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। प्यारे विद्यार्थियों, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी संस्कृति व धर्म को बनाए रखने के लिए धार्मिक शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकते हैं, अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। जैसे वर्तमान में प्रचलित मदरसे, मकतब, यहाँ जो शिक्षा दी जाती है धर्म के बारे में, तो इन पर खुली छूट है कि वे अपने धर्म के बारे में शिक्षा देने के लिए किसी शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकती है। और इन शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में सरकार भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो इस प्रकार से बात की जाए तो धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की इन्हें छूट दी गई है ताकि ये अपने धर्म के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सके। लेकिन इन धार्मिक संस्थाओं में किसी व्यक्ति को जबरदस्ती शिक्षा नहीं दी जा सकती, किसी को धर्म की शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे मदरसा है और वहां कहते हैं कि भाई आसपास के बस्ती के लोगों को इस मदरसे में बच्चों को भेजना होगा शिक्षा के लिए, ये जरूरी नहीं है। जिनकी इच्छा है वो भेजे, जिनकी इच्छा है वो नहीं भेजे। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 30 जो है वो धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात करता है। फिर आर्टिकल 31, और आर्टिकल 31 के अंतर्गत आपको पता है संपत्ति का अधिकार था, जिसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारे 5 मौलिक अधिकार पूरे हुए जिनके बारे में हमने चर्चा की। अब बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार जिनके बिना अन्य अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती, वह अधिकार जो न्यायालय को अधिकारों का प्रहरी बनाता है तथा हमें न्यायालय जाने के लिए एक अधिकार प्रदान करता है, और अन्य अधिकारों की रक्षा का भार इस अधिकार के ऊपर है। वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जिनसे हमें उपचार प्राप्त होता है, वो है छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किसमें है? अनुच्छेद 32। प्यारे विद्यार्थियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में जिसका उल्लेख है, इसके तहत यह व्यवस्था की गई है, इसके तहत यह व्यवस्था की गई है कि हमारे अधिकारों का हनन होने पर न्यायपालिका के द्वारा हमें उपचार प्राप्त होगा। इन संवैधानिक उपचारों के तहत ही विद्यार्थियों हमारे अधिकारों का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वो आर्टिकल हमें संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, वो आर्टिकल
हमें अन्य अधिकारों की रक्षा में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा। क्यों कहा? क्योंकि इन अधिकार के माध्यम से ही बाकी वाले अधिकार सुरक्षित हैं। अधिकारों का हनन होने पर हम कोर्ट जा सकते हैं और इन अधिकार के तहत ही कोर्ट हमें जो है उपचार प्रदान करता है, रक्षा प्रदान करता है। इसलिए एक संविधान की आत्मा कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 32 के तहत अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अन्य के मामलों में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके अधिकारों का हनन हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको हाई कोर्ट जाने या उनसे अनुशंसा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। तो आर्टिकल 32 के तहत अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। कौन कौन सी रिटें हैं? सबसे पहली रिट है विद्यार्थियों बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण? लेख। इसको रिटें भी कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं? लेख। एक ही बात। बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिन्हें ये लगता है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया है। न्यायालय इस लेख द्वारा बंदी बनाए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश देता है।
बंदी बनाने का कारण, बंदी बनाने का कारण अनुचित होने पर, अनुचित या अवैध होने पर रिहा करने का आदेश दे सकता है, रिहा करने का आदेश दे सकता है। यानी विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिन्हें ये लगता है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया है, अनुचित तरीके से बंदी बनाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। तो न्यायालय इस लेख के द्वारा बंदी बनाए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश देता है और बंदी बनाने का कारण अनुचित है तो उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश देता है, उन्हें छोड़ देने का आदेश देता है गिरफ्तारी से। इस प्रकार का लेख लोगों के अधिकारों की सहायता में महत्वपूर्ण सिद्ध होता है जो सरकारों की मनमर्जी पर रोक लगाता है। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण अधिकार है, महत्वपूर्ण लेख है जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। यही 5 प्रकार की रिटें जो है 226 आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जारी करता है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत कौन जारी करता है, हाई कोर्ट जारी करता है। तो पहली बात है विद्यार्थियों बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। दूसरी बात है विद्यार्थियों परमादेश, जिसे अंग्रेजी के अंदर मैंडेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडेमस। अब परमादेश का साथ ही करता है हम आपको आदेश देते हैं, हम आपको आदेश देते हैं। किसका? कर्तव्य पालन का। हम आपको आदेश देते हैं। किसको आदेश देते हैं? कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, समय पर ड्यूटी पे नहीं आता, लोगों का काम नहीं करता, तो लोग जब शिकायत करते हैं, ऐसा केस जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ये आदेश देता है किसको? उन पदाधिकारी को कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें, आप अपनी ड्यूटी निभाएं, लोगों के कार्यों के लिए आपको लगाया है तो लोगों का कार्य करना आपका कर्तव्य है। तो परमादेश हम आपको क्या देते हैं? आदेश देते हैं। हम का मतलब या कोर्ट से है, न्यायपालिका जो है आदेश देती है उस सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को कि वो अपना क्या करे? कर्तव्य पालन करे। ये उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो कर्तव्य विमुख हो जाते हैं, कार्य नहीं करते हैं जनता का, तो उन लोगों के लिए ये लेख जारी होता है जिन्हें कहते हैं परमादेश। ठीक है। नंबर 3 है विद्यार्थियों प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या मतलब होता है? मना करना। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। ये लेख ऊपरी न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर कोई केस की सुनवाई करते हैं। यह लेख ऊपरी न्यायालय द्वारा, ऊपरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को या हाई कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ कोर्ट को, यह लेख ऊपरी न्यायालय द्वारा
अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है, न्यायालय को जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर, कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर किसी विषय पर सुनवाई करते हैं। यह लेख उस समय जारी किया जाता है, उस समय जारी किया जाता है जब कार्यवाही लंबित हो, कार्यवाही लंबित हो। अब प्रतिषेध का मतलब मना करना, यानी ऊपरी न्यायालय निम्न न्यायालय को यह मना करता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और आप इन मामले पर कार्रवाई नहीं करें, इन विषय पे आप सुनवाई नहीं करें। लेकिन ये लेख तब जारी किया जाता है जब कार्रवाई लंबित हो, कोई निर्णय दिया नहीं है, जजमेंट दिया नहीं है, मामला लंबित होता है। लंबित मामलों पर ये जो है इस प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। अब ऐसा का ऐसा एक और लेख है जिसे हम कहते हैं उत्प्रेषण। नंबर 4, उत्प्रेषण। अब ये दोनों लेख एक जैसे हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध को अंग्रेजी में विद्यार्थियों प्रोहिबिशन बोलते हैं और उत्प्रेषण को कहते हैं सेट्रियोरारी। अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों एक जैसे हैं। प्रतिषेध की बात करें और इनके जैसा ही एक और लेख है जिनको हम कहते हैं उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का अर्थ है पूर्ण स्पष्टीकरण या पूर्ण सूचना देना, पूर्ण सूचना देना। अब दोनों में फर्क क्या है? प्रतिषेध जिसको अंग्रेजी में प्रोहिबिशन बोलते हैं, उत्प्रेषण जिसे हमें अंग्रेजी के अंदर सेट्रियोरारी बोलते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में यही होता है कि ये लेख ऊपरी न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है और जब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी मामले की सुनवाई करता है। तो इन दोनों में विद्यार्थियों फर्क क्या है, ये बात महत्वपूर्ण है। बाकी दोनों एक जैसे हैं, उत्प्रेषण की बात करें या प्रतिषेध की बात करें, दोनों एक जैसे हैं। दोनों में फर्क ये है कि प्रतिषेध जो है उसमें न्यायालय जब ये लेख जारी करता है तब उस विषय पर सुनवाई जारी होती है, यानी वो कार्रवाई लंबित होती है, मामला विचाराधीन होता है। कोर्ट ने उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं दिया है, निम्नतम न्यायालय ने, निचली अदालत ने, अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन उत्प्रेषण लेख तब जारी किया जाता है जब निचली अदालत ने कोई निर्णय दे दिया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों प्रतिषेध के अंदर यह लेख तब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय के अंदर मामला विचाराधीन हो, कार्रवाई लंबित हो, और उत्प्रेषण लेख तब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है और वह निर्णय प्राकृतिक न्याय के विपरीत है और जो निर्णय दिया गया है वो निर्णय उस अधीनस्थ न्यायालय ने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के दे दिया है, जो उनके कार्य क्षेत्र में था ही नहीं। ऐसे मामलों के अंदर ऊपरी न्यायालय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है संज्ञान लेता है और ऐसे निर्णयों को रद्द कर देता है। उसे कहते हैं उत्प्रेषण सेट्रियोरारी। आपका निर्णय रद्द किया जाता है, आप पूर्ण सूचित कीजिए।
ये आपने जो निर्णय दिया है ये प्राकृतिक न्याय के विपरीत है और इस निर्णय को रद्द किया जाता है। तो इस प्रकार का लेख जो है विद्यार्थियों को होता है उत्प्रेक्षण। ये 4 प्रकार का लेख हुए। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडेमस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सेंट्रियोरली। अब हम 5वां लेख पढ़ेंगे जिनका नाम है क्यों वारंटो। क्यों वारंटो। अब ये क्यों वारंटो यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पक्षा। क्यों वारंटो कहें या फिर इनको अधिकार पक्षा क्या कहें? अधिकार पक्षा अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? क्यों वारंटो। ये 5 लेख जो हैं। अब ये क्यों वारंटो अधिकार पक्षा लेख कब जारी किया जाता है? अधिकार पक्षा, पक्षा मतलब पूछना, अधिकार के बारे में पूछना। किसी व्यक्ति ने गैर कानूनी तरीके से किसी पद को प्राप्त कर लिया है, सरकारी सेवा प्राप्त कर ली है धोखाधड़ी से, तो शिकायत होने पर न्यायपालिका यह लेख जारी करती है जिन्हें कहते हैं अधिकार पक्षा। ये लेख या तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है या हाई कोर्ट जारी कर सकता है। दोनों प्रकार के न्यायालय इनको लेख जारी कर सकते हैं। अधिकार पक्षा, अधिकार पक्षा यानी आप किस अधिकार के तहत व्यक्ति को पूछा जाता है कि आप किस अधिकार के तहत, किस अधिकार के तहत, किस अधिकार के तहत इस पद पर बने हुए हो, इस पद पर बने हुए हो। यानी कौन से अधिकार के तहत आपने ये सरकारी सेवा प्राप्त की है वो कारण बताओ। और उचित कारण नहीं बताने पर ऐसे व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है। इस लेख का नाम है विद्यार्थियों अधिकार पक्षा। तो इस प्रकार से हमारे मौलिक अधिकारों के प्रहरी के तौर पे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पक्षा। इस प्रकार से ये विद्यार्थियों हमारे 6 जो मौलिक अधिकार हैं वो समाप्त हुए। अब इन अधिकारों का जो है मूल्यांकन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।